नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 17 फरवरी 2024 को जो यूपीपीपी का एग्जाम हुआ था उसकी मैथ का सलूशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है उसका मैथ का सलूशन देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ 77 नंबर से शुरू होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें ये जो गुणनफल दिया हुआ है इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं, सीधे इसमें देखते हैं। अब इकाई का गुणनफल ज्ञात करना है तो हमको इकाई के अंक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, 4 नाम है 36, तो हमें फिर से इकाई का अंक लेना है। 36 का कितना हो गया, 6। अब 6 यहाँ पे है, 6 8 48, 48 का क्या लेना है, 8। 8 दूनी 16, 16 का क्या लेना है, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर हमारा 6 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरल करना है। तो आइए सरल करते हैं इसको। यह है 4/12 गुणे 3/2 भाग 4/8 -12 +4। अब देखिए पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो भाग है तो इसको गुणा करके उल्टा कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4/12 गुणे 3/2 गुणे ये हो जाएगा 8/4 -12 +4। अब देखिए 3 चौके 12, ये 4 से 4 कट गया। 2 चौके 8, ये 4 से एक बार गया। तो हम हमारा है 1 -12 +4। ये आया कितना, 7 माइनस, ये आ जाएगा 5 - 12। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -7। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो गया, -7। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका इसका यहाँ भी गुणा करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.3 इंटू 0.04 गुणे 0.003 गुणे 400। तो हम क्या करेंगे, ये दो जीरो हटा देंगे, ये पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो हम पूरे बाकी गुणा करते हैं। तो 3 चौके 12, 12×3 = 36, और 36 चौके होता है 144। अब हमको पॉइंट लगाना है। देखिए पॉइंट कितने पहले लगाना होगा, एक यहाँ पे है, एक दो तीन, यहाँ टोटल 4 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लेना है। तो एक जीरो यहाँ पे रख के तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.0144। तो ये आंसर हो गया हमारा 0.0144। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 80 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचपीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब देखिए अगर एचपीएफ, इसमें कह रहा है एचपीएफ है 15 और एलसीएम कह रहा है 138। तो एचपीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है कि जो एचपीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को पूरा पूरा काटना चाहिए। अब देखते हैं 138 क्या 15 से पूरा कटेगा, तो 15 नाम है 135 और 3 शेष बच गया, तो ये पूरा कटेगा नहीं। तो इसलिए इसका ऐसा कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो एचपीएफ से पूरा पूरा कटना चाहिए, यहाँ पे कटने का है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग पूछ रहा है। चलिए इसको अनुपात में बांट लेते हैं। हमारा है कितना, 851। इसको बांटना है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 2 छंगे 12, 6 से 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9। तो यानी हमारा जो फाइनल अनुपात बन गया कितना, 6:8:9। अब इसी में बांटना होगा। तो जोड़ लेंगे, 6 8 14 और 9 23। 23 बराबर कितना दिया है, 851। तो पहले भाग की वैल्यू पूछा है, तो पहला भाग हमारा कितना है, 6। तो हम 6 की वैल्यू निकालेंगे कितना, 851/23 गुणे 6। अब इसको काट लेंगे, 23 × 3 = 69। यहाँ बचा कितना, 16 हुआ 161। अब 161 23, 7 × 3 = 21, 7 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 37। तो ये कितना आ गया इसकी वैल्यू, 37 × 6,
छः पत्ते 42 के दो, हाथ से लगे चार, छः तियाँ 18 और चार, छः पत्ते 42 के दो, हाथ से लगे चार, छः तियाँ 18, चार और पाँच 22। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 222। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या। तो हम मान लेते हैं टोटल पहले लोग 100% थे। अब 10% लोगों की मृत्यु हो गई तो कितने बचे? 90%। अब कह रहा है कि इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। शेष लोग कितने बचे हैं? 90%। तो इसके 25% लोगों ने गांव छोड़ दिए, यानी 22.5% लोगों ने और गांव छोड़ दिया। तो देखिए 10% तो पहले जा चुके थे, मर चुके थे, 22.5% और चले गए, तो टोटल लोग कितने चले गए? 22.5 प्लस 10 बराबर कितना? 32.5% गाँव से जा चुके हैं। तो बचे लोग 100 माइनस 32.5%। यह आ जाएगा कितना? 100 से 32 गया 68 और 5 हो जाएगा, तो 67.5% लोग बचे हैं। और ये वैल्यू कितनी दी गई है? 2025। 67.5% की वैल्यू दी है 2025, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 2025/67.5 गुणे 100। अब यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया। अब ये देखिए 25 से कट जाएगा, 25 दूना 50, यहाँ बचा 175 और 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, ये हुआ 40। अब इसको 9 से काट लेंगे, यहाँ या 9 तियाँ 27, इसको काटेंगे तो 9 दूने 18, 2 हुआ, फिर से 9 दूने 18, 4 हुआ, 9 पन्ना 45। अब इसको 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, गुणा कर लेंगे, ये जीरो, 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ से लगे दो, 4 सत्ते 28 को 2 30, यानी गांव में टोटल लोग कितने थे? 3000। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ से? 3000। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? मतलब 33 मीटर का कपड़ा जब बेच रहा है तो उसको 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। चलिए तो हम मान लेते हैं कि एक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए। तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 33 रुपए। और इस 33 रुपए में 11 मीटर का कपड़े का विक्रय मूल्य भी मिला हुआ है, तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 11 रुपए। अब देखिए जो इसमें, क्योंकि इसको लाभ हुआ है तो इसका मतलब ये जो 33 रुपए है इसमें क्रय मूल्य प्लस लाभ मिला होगा। अब लाभ कितना है? 11 रुपए। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 33 माइनस 11 बराबर 22 रुपए। यहाँ से क्या पता चला कि क्रय मूल्य 22 रुपए है और विक्रय मूल्य 33 रुपए, तो लाभ अब यहाँ से हम निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत। 11 रुपए का लाभ है और कितने पे? सीपी क्या है हमारा? 22। 11/22 गुणे 100, 11 दूने 22, 2 50। तो कितना आ गया? ये 50% का लाभ हुआ। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 50%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया
गया होता तो 400 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज कह रहा है, तो साधारण ब्याज में ऐसा जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम ये देखते हैं कि वर्ष कितने हैं 3, और यहाँ पे कितना 2% अधिक जा रहा है ब्याज। ब्याज की जब 2% अधिक है तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2, ये आ जाएगा हमारा 6%। यानी जब 2% की दर बढ़ाएंगे तो उसको 6% ब्याज ज्यादा मिलेगा 3 साल में, क्योंकि एक साल में 2% मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 साल में 6% ज्यादा। और यहाँ मिल कितना रहा है 420 रुपये, तो 6% बराबर हो गया 420, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 420/6 × 100, 6×7=42, 70 × 100 ये कितना आ गया 7,000 रुपये। तो मतलब उसका मूलधन कितना था 7,000 रुपये। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपये निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 रुपये हुआ, तो पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर। इन तीनों ने कितना कितना 20,000 रुपये लगाया, तो 20,000, इसने भी 20,000, इसने भी 20,000। अब कह रहा है कि 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपये निकाले, तो यानी 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तो एक तो इसका जो हिस्सा होगा कितना हो जाएगा 20,000 × 5, यानी हो गया कितना 1,00,000। क्यू ने पहले, क्यू ने भी 5 महीने के बाद ही निकाले, तो इसका भी 20,000 का हिस्सा निकाल लेते हैं। इसका भी कितना हो गया 1,00,000, और इसका भी 5 महीने का कितना हो गया 1,00,000। मतलब 5 महीने तक का इनका इतना हिस्सा हो गया। अब उसके बाद क्या किया है, पी ने 5,000 रुपये निकाले, तो पी ने 5,000 रुपये निकाले तो कितना बचा 15,000, और ये कितने महीने के लिए बचेगा 7 महीने के लिए। क्यू ने 4,000 निकाले तो कितना बचा 16,000, ये भी कितने महीने के लिए बचेगा 7 महीने के लिए। उसके बाद क्यू ने 6,000 रुपये और डाल दिए, तो आर ने क्या हुआ 26,000 हो गया, और इसमें इसके कितने में, इसके महीने कितने 7 महीने के लिए। अब देखिए यहाँ से इसका कितना होगा 15×7=105, यानी 1,05,000, और यहाँ से इसका कितना 16×7=112, 1,12,000, और इसका कितना हुआ 7×42, 7×2=14, 4×18, 1,82,000। अब पी का टोटल हिस्सा कितना है 1,00,000 और प्लस 1,05,000, ये कितना हो जाएगा 2,05,000। क्यू का कितना है 1,00,000 यहाँ, 1,12,000 यहाँ, तो कितना हो गया 2,12,000। क्यू का कितना हुआ 1,00,000 यहाँ से और 1,82,000 यहाँ से, तो 2,82,000। अब इन तीनों का रेशियो ले लेंगे, तो ये तीनों जीरो कट गए। अब आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 200, 200, 600, तो ये हो गया 82, 12, 94 और 5, 99, यानी 699 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, आ गया 29,950। तो हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, पी का हिस्सा ज्ञात करना, और पी का हिस्सा ज्ञात करना, पी है कितना 205, तो इसको क्या करेंगे, तो 205 की वैल्यू क्या हो जाएगी 34,950 बटे 699 गुणे 205। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, 50, यहाँ से आगे कितना 50 × 205, ये जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,250 रुपये। तो यानी पी का हिस्सा क्या हो जाएगा 10,250। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत
50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, मान लीजिए ये 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले 5 में 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा। एक सेकेंड, टोटल 11 पे, टोटल 11 चीजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले 6 में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा हमारा। अब बात की तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला जो हमारा है 2 बार काउंट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, इसमें 11 परिणामों का औसत 50 है तो पहले देख लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 × 50, ये हो गया हमारा 550। इसमें से कह रहा है कि पहले 6 परिणामों का औसत है 51। तो पहले 6 का देख लेते हैं, 6 × 51 ये कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 6 × 5 = 30, 306। फिर कह रहा है कि अंतिम 6 का औसत 59 है, तो 6 × 59 ये हो जाएगा 6 9 × 54 4, हाथ से लगे 5, 6 × 5 = 30 और 5 × 35। अब देखिए इनको जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 4 10 5 660, जबकि होना कितना चाहिए था, 550। तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चीज 2 बार जुड़ी है। तो जो छठा परिणाम होगा ये हो जाएगा हमारा 660 - 550, ये हमारा आ जाएगा कितना, 110। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दीपेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, दीपेश 9 दिन में, इसके बाद क्या है, तुषार 12 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो दीप्तेश की जो क्षमता आ जाएगी, 36 को 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36 इसकी क्षमता आ गई, और तुषार की 12 × 3 = 36, तुषार की क्षमता 3 आ गई। अब कह रहा बारी बारी से कार्य करते हैं, तो मतलब पहले दिन दीपेश करेगा 4, दूसरे दिन ये करेगा 3, तो यानी 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में काम हमारा हो जाएगा 4 + 3 = 7। इसी तरीके से बारी बारी करते रहेंगे। तो देखते हैं, 36 को 7 से भाग करेंगे, 36/7, ये आ गया कितना, 5। ये पूरा 5 5 बढ़ जाएगा और एक काम बच जाएगा, 7 5 × 35, एक काम बच गया। अब देखिए ये 5 यूनिट काम किया और एक यूनिट में कितना, 2 दिन लग रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 दिन में काम हमारा हो जाएगा 35। अब बचा काम कितना है, टोटल काम 36 था, बचा काम है 1। तो इस एक काम को करने कौन आएगा, अब दीपेश आएगा। तो दीपेश एक काम को करने आएगा तो उसको टाइम कितना लेगा, 1/4 दिन, क्योंकि उसकी क्षमता है 4 और काम है 1, तो हो गया कितना, 1/4। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 10 तो पहले हो चुके थे ये, और प्लस 1/4 ये, तो कितना आ जाएगा, 41/4 दिन। ये हो गया आंसर। चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो ये है 14 10 6 2, हमको 14वां पद पता करना है। तो देखिए इसका एक अनुवा पद का फार्मूला होता है, अनुवा पद बराबर होता है a + n - 1 × d, जहाँ a बराबर होता है पहला पद जो कि हमारा कितना है 14, n बराबर होता है पदों की संख्या, ये हमारी कितनी है, ये भी 14 है, 14वां पद पता करना है। और d होता है अंतर, तो
अंतर इसमें देखते हैं, बाद वाली संख्या से पहले घटाते हैं। 10 से 14 घटाएंगे 4, तो ये आएगा कितना, -4, क्योंकि ये सीरीज घटते हुए क्रम में है, तो हमारा अंतर होगा -4। तो अब हम इनका पद निकाल लेते हैं। 14वां पद, 14वां पद बराबर हो जाएगा, ए है कितना 14 प्लस 14 - 1 गुणे -4, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 13 गुणे -4, ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 52, 52 से 14 घटाएंगे 38, तो ये -38 आ जाएगा। हमारा अगला पद क्या हो जाएगा, -38, 14वां पद। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ये मान लेते हैं त्रिभुजाकार ये खेत है, ये आधार हो गया, उसकी ऊंचाई से 3 गुना, ऊंचाई मान लेते हैं x, तो ये हमारा कितना हो गया 3x। आधार जो है उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। अब क्या कह रहा है, यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार 333 रुपये 18 पैसे है, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, 333 को 24.66 भाग करेंगे, 333.18 बटे 24.68, ये दोनों पॉइंट हट गए, यहाँ से पॉइंट हट गए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारा 13.5। अब देखो ये 13.5 आया, लेकिन यह है कि तब प्रति 100 मीटर स्क्वायर में है, तो यानी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 13.5 गुणे 100, ये हो जाएगा कितना 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक, पहले तो हम इसको भाग करेंगे खर्च से, और ये खर्च जो है पर एक 100 मीटर का है ना, तो यहाँ से खर्च ये 100 मीटर का खर्च आएगा, तो यहाँ से हम 100 से गुणा करेंगे क्षेत्रफल को, तो इसको तो ये आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हाँ, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारा आधार कितना है x, ऊंचाई, ऊंचाई है x और आधार है 3x, बराबर कितना दिया है 1350। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, ये 3 से काट दें पहले, 3 चौके 12, 3 5 15, यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर आ गया कितना 450 गुणे 2, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 900, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यानी हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 30 और आधार हो जाएगा 90। तो हमको हमसे क्या पूछा है, आधार पूछा है, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा 90 मीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मिनट पूछ रहे हैं यहाँ पे। 20 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा कितना 20 गुणे 5/18, 10 9, यानी कितना आ गया 50/9 मीटर पर सेकंड। और कितनी दूरी है, दूरी है हमारे पास 500 मीटर, तो यहाँ से टाइम हमारा कितना हो जाएगा 500/50/9, 500/50, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया 90 सेकंड। अगर सेकंड में पूछता है तो हमारा आंसर आता 90 सेकंड, लेकिन मिनट में पूछ रहा है तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, यानी हमारा मिनट में, यानी यहाँ से मिनट हमारे कितने हो जाएंगे 90/60, ये आ जाएंगे 1.5 मिनट, यानी यहाँ से कितना 1.5 मिनट में वो दौड़ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, अब टीआई शुरू होती है। इसमें क्या कह रहा है कि विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात दिया है, यानी आयात ऊपर होगा बटे निर्यात, ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो पहले एक चीज देख लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए ये भी एक, मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ये 6 है और ये भी 6 है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर आयात कम है, मान लिया आयात है 5 और निर्यात हो गया हमारा 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, मतलब पॉइंट करके कुछ आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.12। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब नीचे ज्यादा है तो वैल्यू हमारी 1 से कम आएगी। अगर आयात ज्यादा है, आयात मान लिया 6 है और निर्यात है 5, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। या इसको देख भी लेते हैं, तो देखो इसको करेंगे 5 से कम 5, और ये कितना है, 1.2 आएगी। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास आएगी 0.8, 6 बचा 2, 50 हुआ, 6 3 18, 0.83 समथिंग। तो कहने का मतलब है, अगर दोनों बराबर होंगे तो हमारा जो अनुपात 1 होगा। अगर ऊपर वाला ज्यादा, ऊपर वाला कम, नीचे वाला ज्यादा, तो अनुपात 1 से कम आएगा। और ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम, तो अनुपात हमारा 1 से ज्यादा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। अब पूछ रहा है कि निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, मतलब आयात सबसे कम, यानी जो सबसे कम होगा, यहाँ पे जो पॉइंट में सबसे छोटी संख्या होगी, तो आयात सबसे सबसे छोटा देखते कहाँ है, 0.6, 0.8, 0.3। तो देखिए 0.3 सबसे छोटा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2003। क्योंकि कह रहा है कि कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। आयात कम, यानी जो हमारी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो 1 से कम सबसे छोटी कम कौन सी है, 0.3, तो हमारा आ गया 2003। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। अब निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात जब आयात से अधिक होगा तो यानी हमारा जो अनुपात होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। तो 1 से कम अनुपात कितना है, 1, 2, 3, ये तो ज्यादा है 1 से, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो 4। तो 4 जगह अनुपात कम है, तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात, अब 2002 देखते हैं। 2002 में एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं, 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़। तो पहले देखिए आयात बटे निर्यात क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 260, निर्यात हमको निकालना है। और यहाँ पे हम देख लेंगे इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है 2002 में। तो 2002 में रेशियो दिया हुआ है 0.8। एक्स उधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 260 बटे 0.8, ये कट गया, यहाँ 0 आया, आगे कितना, 8 3 24, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कितना, 325 करोड़ हो जाएगा निर्यात हमारा। ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू तो दी नहीं गई है, केवल अनुपात दिया गया है। अगर वैल्यू दी होती तो हम निकाल सकते थे, जब अनुपात दिया हुआ है तो डेटा पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि अनुपात से हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। 2004 में आयात, तो पहले हम 2004 में रेशियो देखते हैं चल के। 2004 में रेशियो कितना है हमारा, 1.2। तो पहले हम तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयात
बटे निर्यात का रेशियो जो दिया है 1.2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2004 में आयात 240, तो आयात कितना है 240 बटे निर्यात हमको निकालना है। ये कट गया तो 12 दूनी 24, यानी निर्यात हमारा कितना आ गया 200 करोड़। ये कब का 2004 का आया। फिर कह रहा है कि ये यदि 2004 और 2005 में कुल मिलाकर निर्यात 500 करोड़ था, तो देखिए जब टोटल 500 था तो 2005 का निर्यात क्या हो जाएगा। 2005 का निर्यात कितना हो जाएगा 500 माइनस 200, ये हो जाएगा हमारा 300 करोड़। अब क्या पूछ रहा है, तो 2005 में आयात, अब 2005 में आयात पूछ रहा है तो हम 2005 का पहले रिव्यू देख लेते हैं। 2005 का रेशियो कितना है 1.5, पहले हम रेशियो यहाँ लिख लेते हैं 1.5। हमको आयात निकालना है, आयात मान लिया x, निर्यात हमारा 300 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 गुणे 1.5, ये कितना हो जाएगा 450। यानी 2005 में जो आयात निर्यात होगा वो कितना होगा हमारा 450 करोड़। तो ये मैथ के क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी